नमस्कार साथियों, आज हम प्राचीन भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम मौर्य काल आप लोग को करवा रहे हैं और मौर्य काल में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। किन के बारे में भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि मौर्य वंश में 3 शासक महत्वपूर्ण हुए हैं। फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे हैं बिंदुसार और तीसरे हैं अशोक। ये 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं मौर्य वंश में। आपको पता ही है ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। तो मौर्य वंश में हम आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में करवा चुके हैं। आज हम दूसरे महत्वपूर्ण शासक बिंदुसार आप लोग के लिए करवा रहे हैं। तो आज चर्चा का विषय है हम लोगों का बिंदुसार। मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। और आगे बढ़ाते हैं बिंदुसार को हम लोग। किनको भाई? बिंदुसार को। तो सबसे पहला बात है कि बिंदुसार का शासनकाल क्या है। बिंदुसार का शासनकाल, तो सबसे पहले आप लोग हमको यह बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग को बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है। तो 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक ये किनका शासनकाल है? चंद्रगुप्त मौर्य का। अभी हम लोग को याद रखना है बिंदुसार का शासनकाल। किनका शासनकाल भाई? बिंदुसार का शासनकाल। तो 298 से 273 ईसा पूर्व। क्लियर? तो आइए, बिंदुसार का शासनकाल आपको समझ में आया। तो आज के बाद अगर आप लोग से पूछे कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है, क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा 323 से 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व। क्लियर है? और आज हम लोग कर रहे हैं बिंदुसार। अब बिंदुसार में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका बिंदुसार का यूनानी नाम। यूनानी नाम हम लोग किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम सेंड्रोकोटस। उसी तरह से बिंदुसार का यूनानी नाम क्या है? तो अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स क्या नाम है भाई? अमित्रोचेट्स। क्लियर है? आइए, संस्कृत में अमित्रोचेट को संस्कृत में कहते हैं अमित्रघात। अमित्रघात याद रखिएगा। क्या? अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला। क्लियर? तो आइए, अगर आज के बाद आप लोग से पूछे कि बिंदुसार का यूनानी नाम क्या है, बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। क्या भाई? बोलिए। अमित्रोचेट्स। और अमित्रोचेट्स को संस्कृत में क्या कहेंगे? अमित्रघात। और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। क्लियर है? आइए ध्यान रखिएगा, बिंदुसार को वामन पुराण में क्या कहा गया है? तो सिंहसेन। पूछेगा किस मौर्य शासक को सिंहसेन के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग का आंसर होगा बिंदुसार। बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है किस पुराण में? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? वामन पुराण। क्लियर? चलिए, एक है भागवत पुराण। भागवत पुराण में क्या कहा गया है बिंदुसार को? तो ध्यान रखना है आप लोग को, भागवत पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, वरिसार। वरिसार या वरिकर। वरिसार या वरिकर। क्लियर है? तो ये फर्स्ट हम आप लोग को करवाए कि बिंदुसार का नाम, यूनानी नाम क्या है भाई? अमित्रचेट्स या अमित्रोचेट्स। क्लियर है? दूसरा, संस्कृत में क्या? अमित्रघात।
तीसरा वामन पुराण में क्या, सिंहसेन, और चौथा हम आप लोग को करवाए भागवत पुराण में। किसमें भाई, भागवत पुराण में। तो वरिसार या फिर वरीकर, वरिसार या वरीकर, क्लियर है। आइए आगे बढ़ाते हैं इसको। अब ध्यान रखिएगा कि बिंदुसार जो हैं, आप लोग को बताए थे हम, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये जैन धर्म के समर्थक थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो जैन धर्म के समर्थक थे। क्या ऐसा हम बताए हैं आप लोग को? बिल्कुल बताएंगे। अब ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं किस जैन संत के प्रभाव में थे? तो आप लोग को यह भी बताए हैं भद्रवाहु, और भद्रवाहु के नेतृत्व में जैनियों का एक संप्रदाय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी अपना शासन अपने पुत्र बिंदुसार के जिम्मे देकर श्रवणबेलगोला चले गए थे और सललेखन या संथारा विधि से प्राण त्याग दिए थे। क्या ऐसा हम करवाए हैं आप लोग को? करवाए हैं। अब अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि बिंदुसार किस धर्म के समर्थक, बिंदुसार किस धर्म या संप्रदाय, किस धर्म या संप्रदाय के समर्थक थे? तो आप लोग का आंसर होगा आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, बिंदुसार किस धर्म या संप्रदाय के समर्थक थे, ये क्वेश्चन पूछे, आप लोग आंख मूंद के जवाब देंगे आजीवक संप्रदाय। क्लियर है? और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल, मखली गोशाल। क्लियर? तो आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे कौन भाई? बिंदुसार। क्लियर है आप लोगों का? चलिए ध्यान रखिएगा, दिव्यावदान के अनुसार, किसके अनुसार? दिव्यावदान, दिव्यावदान के अनुसार, ठीक है। बिंदुसार आजीवक संत, आजीवक संत पिंगल वत्स, पिंगल वत्स से मधुर संबंध था, मधुर संबंध था। क्लियर? आजीवक संत पिंगल वत्स से मधुर संबंध था बिंदुसार का। किस ग्रंथ के अनुसार? दिव्यावदान के अनुसार। तो किस आजीवक संप्रदाय के संत से बिंदुसार का बहुत ही मधुर, बहुत ही नजदीकी संबंध था? आंसर क्या देंगे? पिंगल वत्स। किस ग्रंथ के अनुसार पता चलता है हम लोगों को? तो हम लोगों को पता चलता है ये दिव्यावदान के अनुसार। किसके अनुसार भाई? दिव्यावदान के अनुसार। क्लियर है? चलिए, एक जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, जैन ग्रंथ परिशिष्ट, परिशिष्ट पर्वन, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से पता चलता है बिंदुसार के माता का नाम, बिंदुसार के माता का नाम दुर्धरा, बिंदुसार के माता का नाम। तो परिशिष्ट पर्वन नामक जैन ग्रंथ से पता चलता है बिंदुसार के माता का नाम। बताइए बिंदुसार के माता का नाम क्या है भाई? दुर्धरा। क्लियर है? क्या नाम है? दुर्धरा। कोई डाउट? तो अगर आज के बाद हम लोग से पूछे कि बिंदुसार के माता का नाम क्या था, क्या बोलेंगे हम लोग? दुर्धरा। क्लियर? चलिए, किस ग्रंथ से पता चलता है? तो जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से पता चलता है। चलिए अब ध्यान देना है आप लोग को, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, किसके अनुसार भाई? बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार। याद रखिएगा, यहां पर स्रोत भी पूछता है भाई, और हम सारे का स्रोत जो उपलब्ध है वो आप लोगों को बता रहे हैं। ये बहुत ही आप लोगों को ऊपर के स्तर की बात है।
और किसी भी लेवल पर अब अगर आप लोग एग्जाम देंगे तो जो भी प्रश्न होगा वो मेरे क्लास नोट्स से होगा। इसको आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए भाई। और ध्यान रखना है कि अब पढ़ना आप लोग को इसी लेवल पर है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रेलवे की वैकेंसी समाप्त हो रही है, धीरे धीरे कम होते जा रही है, और ऐसी परिस्थिति में सारे बच्चों का झुकाव या तो एसएससी की ओर या फिर स्टेट लेवल एग्जाम की ओर होगा। और आपका कंपटीशन जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चे जो फॉर्म भरते थे रेलवे का, वो क्या आपको लगता है कि फॉर्म नहीं भरेंगे? फॉर्म तो भरेंगे ही, तो वो फिर कहां जाएगा? एसएससी की ओर जाएगा। तो स्वाभाविक है कंपटीशन टफ होगा। और ऊपरी स्तर पर पढ़कर आप अगर चाहते हैं कि हम कंपटीशन कंपीट कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमेशा गांठ बांध लीजिए कि अब स्तर बहुत ऊपर जा रहा है और उसी लेवल की पढ़ाई करना पड़ेगा आप लोग को, और मेरा वही कोशिश है। कठिन तो लगता होगा कि बहुत पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ना उतना ही है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो, नहीं करना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। क्लियर है? तो चलिए आप लोग को महावंश के अनुसार, किसके अनुसार भाई? महावंश के अनुसार, महावंश के अनुसार बिंदुसार को 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। क्लियर है? आइए, बिंदुसार को कितनी पत्नियां? 16। कितने पुत्र? 101 पुत्र। और सबसे बड़ा पुत्र सुसीम। सबसे बड़ा पुत्र कौन? तो आंसर होगा सुसीम। तो अब आप बताइए कि बिंदुसार को कितनी पत्नियां? 16। कितने पुत्र? 101 पुत्र। और सबसे बड़ा पुत्र सुसीम। ये किस ग्रंथ से पता चलता है? महावंश से पता चलता है। भाई क्लियर? इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। बिंदुसार की सबसे प्रिय पत्नी, बिंदुसार की सबसे प्रिय पत्नी। अब ये जो 16 पत्नियां हैं, इनमें सबसे प्रिय तो शुभद्रांगी। क्या नाम है? शुभद्रांगी। या इन्हीं का एक और नाम है धर्मा। क्या नाम है भाई? धर्मा। तो अब आप बताइए कि बिंदुसार की 16 पत्नियों में सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? शुभद्रांगी। और इनका दूसरा नाम क्या है? धर्मा। और इनका संबंध चंपा से है, चंपा से संबंधित। और आप लोग को पता है अंग राज्य की राजधानी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है भाई? चंपा। और चंपा से संबंधित है कौन? सुभद्रांगी। और सुभद्रांगी से 2 पुत्र थे बिंदुसार को। तो सुभद्रांगी से बिंदुसार को कितने पुत्र हुए? तो 2। एक का नाम है अशोक और दूसरे का नाम है वीटाशोक। याद रखिएगा, एक का नाम क्या है? अशोक और दूसरे का नाम क्या है? वीटाशोक। तो बिंदुसार की सबसे प्रिय पत्नी थी शुभद्रांगी और उनके 2 पुत्र हुए, एक है अशोक और दूसरे हैं वीटाशोक। क्लियर है? अब ये हम लोग को किस ग्रंथ से पता चलता है? ये हम लोगों को कि बिंदुसार की सबसे प्रिय पत्नी सुभद्रांगी और इनके 2 पुत्र, ये किस स्रोत से पता चलता है? तो अशोकावदान नामक ग्रंथ से। अशोकावदान नामक ग्रंथ से, अशोकावदान नामक ग्रंथ से। तो ये हम लोगों का स्रोत क्या है भाई? अशोकावदान नामक ग्रंथ। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है आप लोग से, और आप लोग तो सुने ही हैं, महावंश के अनुसार ही बिंदुसार जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे सुसीम को, लेकिन गद्दी के लिए उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, गृह युद्ध हुआ बिंदुसार के मरने के बाद। और जो हमारा कहानी है
वो ये है कि अशोक अपने 100 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। तो एक क्वेश्चन आप लोग से पूछता है कि 101 भाई में कौन एक भाई जीवित थे? तो कौन भाई एक जीवित थे? तो याद रखिएगा, एकमात्र जीवित भाई। तो 101 भाई में एक भाई तो खुद हुए अशोक और एक भाई जीवित थे, दो। इसका अर्थ हुआ कि 99 भाई की हत्या करके। ऐसे ये अतिशयोक्ति लगता है, किंवदंती लगता है, लेकिन फिर भी महावंश में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया सुसीम को, और उत्तराधिकार का युद्ध हुआ या फिर कहिए गृह युद्ध हुआ, और अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना। तो एक भाई अशोक के अतिरिक्त जीवित थे। तो एकमात्र जीवित भाई अशोक के एकमात्र जीवित भाई का नाम, तो आप लोग याद रखिएगा, अशोक के एकमात्र जीवित भाई का नाम वो है तिस्य। क्या नाम है? तिस्य। और ये सिंहल द्वीप के शासक थे। क्लियर है? किस द्वीप के भाई? सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप का मतलब हुआ श्रीलंका। तो अशोक के एकमात्र जीवित भाई कौन? तो आंसर क्या होगा? तिस्य। किस क्षेत्र के शासक थे? तो सिंघल द्वीप के शासक थे, अर्थात श्रीलंका के शासक थे। क्लियर है आप लोगों का? चलिए अब ध्यान रखिएगा आप लोग कि बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में एक सुसीम और एक अशोक, ये दोनों पूछता है भाई। सुसीम जो है तक्षशिला के राज्यपाल थे या गवर्नर थे। कहां के? तक्षशिला के। और अशोक कहां के थे? तो अवंती या उज्जैन कह सकते हैं, उज्जैन के राज्यपाल। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन कि बिंदुसार के शासन काल में उनका बड़ा पुत्र सुसीम किस राज्य का राज्यपाल थे? क्वेश्चन पूछेगा, आंसर क्या देंगे? तक्षशिला। और अगर पूछे अशोक कहां के थे तो उज्जैन। क्लियर है आप लोगों का? चलिए आइए, तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था। तक्षशिला में विद्रोह करने वाले कौन थे? तो कीचक। क्या नाम है उनका? कीचक। शासक का नाम कीचक। तो तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ कीचक नामक शासक द्वारा, और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले, ध्यान रखिएगा, पहले भेजा गया सुसीम को। पहले किसको भेजा गया? सुसीम को। लेकिन वे विद्रोह को दबाने में कामयाब नहीं रहे, तो दूसरे बार भेजा गया किसको भाई? तो अशोक को। और अशोक जो है विद्रोह को दबाने में सफल रहा। तो अब ध्यान रखिएगा, बिंदुसार के शासनकाल में सुसीम कहां के राज्यपाल थे? तक्षशिला के। अशोक उज्जैन के। क्लियर है? आइए, तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ कीचक नामक शासक द्वारा, और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले किसको भेजा गया? सुसीम। क्या वो कामयाब रहे? नहीं। दूसरे बार किसको भेजा गया? अशोक। और अशोक उस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे। क्लियर है? ये बात क्लियर? चलिए, अब आप लोग को ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से क्वेश्चन अक्सर बिंदुसार में आप लोग को पूछता है कि दो विदेशी राजदूत बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। दो विदेशी राजदूत बिंदुसार के शासनकाल में आए थे, और ये क्वेश्चन काफी फेवरेट है। हर एक एग्जाम में, हर लेवल के एग्जाम में ये प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। तो इस प्रश्न पर अच्छे से गौर कीजिए और याद कीजिए, नोट्स बनाइए, नोट कीजिए इसको। क्लियर है? तो चलिए, दो विदेशी राजदूत
दो विदेशी राजदूत आए। तो याद रखना है, दो विदेशी राजदूत आए, कौन कौन, ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो फर्स्ट है डाइमेकस। डाइमेकस फर्स्ट क्या है? डाइमेकस। राजदूत का नाम बताइए, डाइमेकस। और दूसरा है डायोनीसस। डायोनीसस। तो दो राजदूत आए किनके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। किनके शासनकाल में भाई बोलिए? बिंदुसार के शासनकाल में। आइए, डाइमेकस जो है सीरिया के दूत थे और डायोनीसस जो है वो मिस्र के दूत थे। भाई क्लियर? कहाँ के? सीरिया के और मिस्र के। कोई डाउट है तो बताइए, डाइमेकस किस देश के दूत थे? सीरिया के। और डायोनीसस किस देश के दूत थे? आंसर क्या देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा मिस्र के। क्लियर? अब आइए, सीरिया के जो शासक हैं एंटियोकस प्रथम, तो ये किसके दूत थे? एंटियोकस प्रथम किस देश के शासक हैं? सीरिया के। अब आइए, डायोनीसस जो है ये मिस्र के थे और ये जो शासक है मिस्र के, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है टॉलेमी। टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। क्लियर? चलिए, तो ये दो विदेशी राजदूत बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। अगर आप लोग से अब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्या देंगे आंसर बोलिए? फर्स्ट है डाइमेकस और दूसरे कौन है? डायोनीसस। बताइए, डाइमेकस किस देश के दूत थे? सीरिया। डायोनीसस किस देश के दूत थे? मिस्र। और सीरिया के किस शासक के दूत थे? एंटियोकस प्रथम। और ये टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र के शासक थे और इनके दूत थे। क्लियर है आप लोगों का? चलिए, अब ध्यान रखिएगा कि बिंदुसार ने पत्र लिखकर, यह क्वेश्चन भी पूछता है, बिंदुसार ने पत्र लिखकर सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से, किससे? एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मांगी। 3 वस्तुएं मांगी। तो बिंदुसार जो है एक पत्र लिखकर सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मांगी। अब वो 3 वस्तु कौन कौन है? तो एक है अंगूरी मदिरा, दूसरा है अंजीर और तीसरा है दार्शनिक। ये 3 मांगे कौन? बिंदुसार। क्या क्या बोलिए? अंगूरी मदिरा, दूसरा बोलिए, दूसरा जो है अंजीर और तीसरा दार्शनिक। और आप लोग को याद रखना है कि दार्शनिक को छोड़कर 2 अन्य वस्तुएं भेजा गया। 2 अन्य वस्तुएं भेजा गया एंटियोकस प्रथम द्वारा। तो क्या दार्शनिक को भेजा गया? नहीं। तो क्या क्या भेजा गया? तो अंगूरी मदिरा और दूसरा भाई, दूसरा अंजीर। क्लियर है आप लोगों का? तो ये अब आप लोग याद रखेंगे। अब है कि ये पूरे घटना का कि पत्र लिखकर कौन क्या क्या वस्तु मांगे, इसका वर्णन कौन किया है? तो एथीनियस नामक इतिहासकार। इसका वर्णन किया है एथीनियस नामक इतिहासकार। अगर आप लोग से पूछे कि ये जो बिंदुसार पत्र लिखकर सीरिया के शासक से 3 वस्तुओं की मांग किए, 2 वो भेजे, 1 नहीं भेजे,
इस घटना का वर्णन किस इतिहासकार द्वारा किया गया है? आप लोग का आंसर क्या होगा? आप लोग का आंसर होगा एथीनियस। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन पूछता है आप लोग को कि बिंदुसार अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था सुसीम को। यह क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर आप लोग से पूछे कि बिंदुसार अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था, आप लोग आंसर क्या देंगे भाई? सुसीम। क्लियर है? और इसके बाद बिंदुसार की मृत्यु होती है 273 ईसा पूर्व में, और यहां से गृह युद्ध प्रारंभ होता है, या फिर कहिए उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक विजय प्राप्त करते हैं। क्लियर है? और क्वेश्चन पूछता है अशोक किनके मदद से? तो अपने एक बहुत प्रसिद्ध मंत्री राधागुप्त की मदद से मौर्य गद्दी पर अधिकार प्राप्त करते हैं, और इस तरह से बिंदुसार की कहानी समाप्त होती है। तो बिंदुसार से जो भी प्रश्न आप लोगों का बन सकता है या आज तक पूछा गया है, उन सारे प्रश्न पर हम चर्चा आज आप लोगों के साथ किए हैं। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए काफी परीक्षोपयोगी होगा। तो चलिए अगले वीडियो में अशोक के साथ मिलते हैं। आज अगर उसको लेंगे ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप लोग बोर होंगे, इसलिए हम एक सेपरेट वीडियो फिर अशोक पर लेके आएंगे अगले बार, और ये आपके लिए काफी परीक्षोपयोगी होगा। तो चलिए मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।